हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुखार एजुकेटर पे। मैं विकास कुमार झा। तो हिंदी पैडागोजी की हम आज बात करेंगे और हिंदी पैडागोजी के अंदर आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। और इस टॉपिक पर काफ़ी क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में आता है, खासकर हिंदी पैडागोजी के अंदर, और हिंदी पैडागोजी की हम बात भी कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है भाषाई सिद्धांत। ठीक है, भाषाई सिद्धांतों की बात करेंगे, जिसको हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, हालांकि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में ही पढ़ना है, क्योंकि हम हिंदी पैडागोजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाषाई सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, और भाषाई सिद्धांतों में बेसिकली हम जानेंगे कि भाषा बेसिकली किस किस तरह से हमारे काम आती है, और भाषा के कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, भाषा किस प्रकार से बनती है, इन सब के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, और भाषा के कुछ ऐसे रूल हैं या कुछ ऐसी बातें हैं भाषा के अंदर जो ट्रू मानी गई है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि जो भाषा जो है वो बहु तरीके से यूज होती है, यानी कि हर एक समुदाय की, हर एक धर्म की, हर एक व्यक्ति की अपनी क्या होती है, भाषा होती है। ठीक है, हर एक बच्चे की अपनी एक भाषा होती है, जिसको मातृभाषा भी कहते हैं। एक बच्चा भाषा को अपने आप भी ग्रहण करता है, एक बच्चा भाषा को सीखता भी है। तो बहुत तरीके से हम अगर कहें तो भाषा के बहुत सारे क्या है बच्चों के कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ ऐसे रूल्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। तो भाषा सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत जो है उसे हम कहते हैं आपका अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन वैसे इसे कहा जाता है। अनुकरण मतलब आपको बताइए क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कॉपी एक ऐसी प्रवृत्ति होती है बच्चे की, अनुकरण एक ऐसी प्रवृत्ति होती है बच्चे की, जो बच्चा अपने आप दूसरे को देखकर कॉपी करने लग जाता है। तो भाषा सीख जो बच्चा आप जन्म से ही जब भाषा को सुनना शुरू कर देता है, भाषा को ग्रहण करने लग जाता है, तो उसके अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति अपने आप डेवलप होने लग जाती है। तो अनुकरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, तो अनुकरण के द्वारा वो भाषा क्या करता है बच्चों, आपका अर्जन करता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए, आपको याद होगा हमने दो टर्म्स बात की थी, एक भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं भाषा अर्जन की, किसकी बात करता हूं, भाषा अर्जन। अब आप बोलोगे सर ये भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन वो होता है जिसमें हम स्वाभाविक तरीके से अपने आप बिना किसी नियम के भाषा को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, बिना किसी नियम के अगर मैं अर्जन की बात करता हूं तो यानी क्या कहेंगे, बिना किसी नियमित, है ना, बिना किसी नियमित प्रणाली के, है ना, बिना किसी नियमित प्रणाली की जब बच्चा भाषा को अपने आप, जिसको हम कहते हैं स्वतः ही ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं भाषा अर्जन। ठीक है, आप देखिए अभी कौन सी ऐसी भाषा है जो आप बिना किसी रूल के, बिना किसी रेगुलेशंस के बच्चा अपने आप नियमों को ग्रहण कर लेता है या अपने आप भाषा को अर्जित कर लेता है। तो उसकी एक ही भाषा है जब खासकर वो है हमारी मातृभाषा, है ना, जिसको हम मदर लैंग्वेज कहते हैं। इनफैक्ट आपको बताइए कि हर एक बच्चे को मातृभाषा बोलनी आती है, अगर उस प्रकार का उसको परिवेश दिया जाता है तो जितना अच्छा भाषाई परिवेश मिलता है, याद रखना बच्चों, एक वर्ड टर्म हमेशा याद रखना, भाषाई क्या, परिवेश। जितना अच्छा भाषाई परिवेश मिलेगा आपको, आप भाषा को अपने आप ग्रहण कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा जो है वो भाषा अर्जन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब जो मातृभाषा को ग्रहण करता है बच्चा, तो एक बात बताओ, जब बच्चा किसी भाषा को कैसे ग्रहण करेगा, जैसे किसी को बोलते हुए सुनेगा तो अपने आप उसको वर्ड को बोलने की कोशिश करेगा, या जो भी वाक्य की बोलने की कुछ बच्चा कोशिश करता है। आप बताइए कि बच्चे पहले बैबलिंग करते हैं, बस धीरे धीरे वर्ड्स को सुनने के साथ वो वाक्य को, वर्ड्स को एक तरह से शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं, फिर उस शब्द को वाक्य के अनुसार बोलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों के, तो बच्चा अपने आप भाषाओं को अर्जन करने लग जाता है। और जब ये अर्जन करता है तो किसके द्वारा कर रहा है बच्चों, दूसरे की कॉपी के माध्यम से, यानी कि अनुकरण के माध्यम से। तो अनुकरण का भाषा मतलब अर्जन में या मातृभाषा को ग्रहण करने में लगा लो बच्चों 100% या 199% जो है वो मातृभाषा का, सॉरी, अनुकरण का प्रयोग करता है। तो अब ये कह सकते हैं कि अनुकरण एक ऐसा सिद्धांत है जो भाषाओं को अर्जित करने में क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अब अर्जन के बारे में आपको बताया था बच्चों, भाषा अर्जन वर्ड किसने दिया था, ये आपने सुना ही होगा। ये भाषा अर्जन जो बेसिकली बच्चा जन्म से ही भाषा को ग्रहण करने लग जाता है, ये कहा था किसने, आपको बताया होगा मैंने, उसका नाम था नॉम चॉम्स्की, है ना। नॉम चॉम्स्की ने ही कहा था कि बच्चे अपने आप भाषा को अर्जित करने लग जाते हैं, और उन्होंने एक डिवाइस भी दिया था, इसका नाम था भाषा अर्जन उपकरण, है ना। कि बच्चे में क्या होती है, भाषा अर्जन उपकरण करने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है, जिसको हम इंग्लिश में
AD डिवाइस कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, चलिए तो अनुकरण भाषा अर्जन करने में या मातृभाषा को ग्रहण करने में बच्चा अनुकरण का प्रयोग करता है, ये आपको मैंने बता दिया। एंड देन हम बात करते, चलो हमने भाषा अर्जन की बात तो कर ली, और एक और होता है जिसको बोलते हैं भाषा अधिगम, है ना। क्या होता है बच्चों? भाषा अधिगम। अब भाषा अधिगम में भी क्या अनुकरण की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। देखिए बच्चों, अधिगम वो होता है जिसे हम सीखते हैं, जिसमें पर्टिकुलर बिहेवियर, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हमें लेना पड़ता है, और जैसे जैसे बच्चा इन्वॉल्व होता है एक्टिविटीज में, क्रियाकलाप में, तो बच्चा अपने आप भाषा को सीखने भी लग जाता है। तो सीखना जो प्रवृत्ति होती है उसमें बच्चा कुछ रूल और रेगुलेशन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक नियमित प्रयास या अभ्यास की उसको क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, खुद नहीं अर्जित करता, बस से अभ्यास या नियमानुसार क्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, और अभ्यास, जैसे मैं बात करता हूँ अंग्रेजी, कोई इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख रहे हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख रहे हो, और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पता है कि आपको कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, एंड आपको अभ्यास भी करना पड़ता है। तो इसमें अभ्यास की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन याद रखना बच्चों, अंग्रेजी सीखने के लिए हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हम इमिटेशन का यूज भी करते हैं, जैसे शब्दों को सीखना, कोई वर्ड बोलता है, कोई सेंटेंस बोलता है, कोई वाक्य बोलता है, उस वाक्य को देख के आप बोलने लग जाते हो। तो ये बेसिकली अंग्रेजी माध्यम में भी आप इमिटेशन का यूज कर सकते हो। तो भाषा सिद्धांत में पहला क्या है बच्चों? हमारा अनुकरण का सिद्धांत, जिसमें बच्चा अनुकरण के माध्यम से भाषा को अर्जन भी करता है और भाषा को अधिगम भी करता है, कि भाषा को सीखता भी है और भाषा को खुद अपने स्वतः तरीके से ग्रहण भी कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला था हमारा भाषा अर्जन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला जो है नंबर 2, वो है भाषा भाषा क्रम का सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत। ठीक है, चलिए बच्चों, ये भाषा क्रम तो बताइए आपको, कि आपको पता है कि भाषा एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, और कोई भी भाषा को सीखने में प्रक्रिया तो है, हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को बाय बर्थ हम कहेंगे भाषा ग्रहण करने लग जाता है, तो ये कहना गलत रहेगा। ठीक है, बच्चा अपने आप जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, एज बढ़ती है, वो ध्वनियों को सुनता है, ध्वनि को सुनने के बाद उसको इमिटेट करता है, यानी कि अनुकरण करता है। पहले बच्चा बैबलिंग, आप सुना होगा, बच्चा पहले बड़बड़ाने से शुरू करता है, उसके बाद बच्चा तार वाली भाषा, जिसको हम बेसिकली टेलीग्राफी कहते हैं, उसके बाद बच्चे की स्पीच डेवलप होने लग जाती है। तो एक सीक्वेंस बच्चा फॉलो करता है। ठीक है, तो बच्चा पहले शुरू होते ही बोलने लग जाता, पहले वो रोता है, उसके बाद उसके पास ध्वनियाँ आने लग जाती हैं, ध्वनियों का विकास करता है, ध्वनियों सुनने लग जाता है, फिर ध्वनियों को क्या करता है बच्चों? अनुकरण करता है, कॉपी करता है, और उसके बाद उसके धीरे धीरे क्या होती है बच्चों? उसकी जो भाषाविक शक्ति होती है वो डेवलप होने लग जाती है। तो हर एक भाषा का अपना एक क्या होता है? क्रम होता है, और एक इसको क्रम से ही हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं भाषा क्रम का सिद्धांत, या क्रमिक भाषा का सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नंबर 3 देखते हैं। तीसरा है भाषा प्रणाली का सिद्धांत, या आप इसको ये भी कह सकते हैं भाषा संरचना का सिद्धांत। भाषा संरचना का सिद्धांत। ठीक है, अब संरचना की बात करते हैं बच्चों, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपको पता है कि हर एक भाषा की अपनी एक संरचना होती है, और जब तक आप उसको स्ट्रक्चर बना के नहीं लिखोगे तो भाषा का जो सही अर्थ है वो सही से कन्वे नहीं हो सकता, मतलब आप उसको भाषा के सही तरह से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाषा प्रणाली का सिद्धांत कह लो या भाषा रचना का सिद्धांत कह लो, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की भाषा की एक क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना होती है। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि जैसे हम मान लो कि इंग्लिश भाषा लिखते हैं, इंग्लिश की सब्जेक्ट वो लिखते हैं, तो हमेशा लिखते हो आप सब्जेक्ट, फिर लिखते हो वर्ब, और फिर लिखते हो ऑब्जेक्ट। तो ये एक संरचना कौन सी लैंग्वेज की है? यहाँ पर ये अंग्रेजी की है ना। और अगर हम हिंदी की स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो आपको पता है कि भाषाएं, बहुत प्रकार की भाषाएं होती हैं, सब एक भाषा का अपना कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, सब एक भाषा में, हर एक भाषा की अपनी एक पर्टिकुलर डायलेक्ट्स और बोलियां भी होती है ना। बोली एक रीजनल तरीके से आप कह सकते हो, लैंग्वेज तो एक मेन होता है, बट डायलेक्ट्स होते हैं जो रीजनल आप अपने क्षेत्र के अंदर या कहीं इस एक पर्टिकुलर प्लेस पर बोलने की बोलते हो, या एक तरह से कम्युनिकेशन करते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी भाषा में अगर हिंदी में बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों? हिंदी में हम बात करते हैं तो ये होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आपका फिर वर्ब, यानी कि पहले आती है
कर्ता आता है, कर्ता के बाद फिर क्या आता है, कर्म आता है, कर्म के बाद फिर क्या आता है बच्चों, क्रिया आती है ना। बट इसमें क्या आता है बच्चों, पहले आता है कर्ता, फिर आता है क्या नाम, क्रिया, फिर आता है आपका कर्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे चुका हूँ, अगर आपको ध्यान होगा तो देखिए, अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं कि वह स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या लिखोगे आप, राम गोज टू स्कूल, है ना। अब ये देखो आपने सेंटेंस हमने बनाया, ये एक सही संरचना है, आपको पता है इंग्लिश में हम ऐसे ही लिखेंगे, राम गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन अगर इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, इसको इसी लाइन को, तो क्या बनेगा, बनेगा राम स्कूल जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्कूल जो है, ये स्कूल क्या क्रिया है, ये क्या है बच्चों, ये है आपका ऑब्जेक्ट, और जाना यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो भाषा की अपनी एक संरचना होती है, और संरचना जो होती है अन्य अन्य भाषाओं के अंदर ये संरचना क्या होती है बच्चों, बदलती रहती है। इंग्लिश में अलग होगा, हिंदी में अलग होगा, उर्दू में अलग होगा, अलग अलग भाषा की अपनी अपनी क्या होती है, एक पर्टिकुलर संरचनाएं होती है, ठीक है। तो ये था आपका भाषागत संरचना का सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है नंबर 4 हम लिखते हैं अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हो। आपको पता है कि अभ्यास बहुत ही जरूरी होती है। इनफैक्ट कोई भी चीज़ सीखने में अभ्यास की बहुत बड़ा रोल होता है। जितना आप अभ्यास करते हो, जितना प्रयास करते हो, उतनी भाषाओं को सरल तरीके से आप सीख सकते हो, ठीक है। एरर्स तो आपसे होना है, आपको पता, गलतियाँ आप तो होती है, बट जितना ज़्यादा अभ्यास करते हो, जितना निरंतर अभ्यास करते हो, भाषा सीखने में उतने ही आपको एक तरह से आपका विकास होता है, ठीक है। इनफैक्ट बच्चे पहले वर्ड को समझने में दिक्कत आती है, बच्चा वर्ड को समझ नहीं पाता है, या उसको थोड़ा सा टिपिकल लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, बट धीरे धीरे जब वो जैसे जैसे भाषा में अपने आप को ढालने लग जाता है, तो वो सीखने लग जाता है, और सीखते सीखते एक समय ऐसा आता है कि वो अच्छी तरीके से भाषा को बोलना और समझना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अभ्यास की हम बात करें तो निरंतर अभ्यास की हमें आवश्यकता होती है, और अभ्यास से भाषा को हम अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अभ्यास शब्द आते ही नाम किस मनोवैज्ञानिक का आता है, किसने भाषा में अभ्यास की बात कही थी, तो आपको पता ही होगा उसका नाम क्या था, E.L. थॉर्नडाइक, है ना। थॉर्नडाइक ने कहा था कि भाई जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप भाषा को क्या कर सकते हो, या इनफैक्ट किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए बच्चों, आपको पता है कि दो बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। इनफैक्ट हमने सुना भी था कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं, ट्विंस जो होते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते। अगर उनकी एक जैसे नहीं है तो उनकी क्षमता एक जैसी नहीं होगी, उनका व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होगा, उनके बोलने का तरीका एक जैसा नहीं होगा, उनकी भाषाएं एक जैसी नहीं होगी, उनका कल्चर संस्कृति एक जैसी नहीं होगी। तो हर दो बच्चों की अलग अलग प्रकार की भाषा सीखने और भाषा समझने की क्या होते हैं बच्चों, योग्यताएं होती हैं। दो व्यक्ति की भाषा बोलना या भाषा के साथ अपने आप को ढालने की जो प्रवृत्ति होती है वो एक जैसी नहीं होती, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे आपने देखा कि बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। आपको पता है कि हमारे 4 भाषाई सिद्धांत होते हैं, LSRW, जिसको हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कहते हैं। कोई बच्चा बोलने में अच्छा होगा तो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, है ना। अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो लिखने में अच्छा नहीं होगा, है ना। अच्छा पढ़ लेता है लेकिन लिख नहीं पाता है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि आपका बोलने में अच्छा होता है तो वो सही वो सुनने में अच्छा नहीं होता है, यानी कि सुनने में उसको समस्याएं होती हैं। तो भाषाएं क्या है बच्चों, भिन्न प्रकार से होती हैं, और ये क्या होता है बच्चों, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि हर दो बच्चों की डिफरेंसेस लैंग्वेज आपकी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। और इसलिए बच्चों हमें हर एक बच्चों की भाषा को समझना पड़ता है कि बच्चे कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं, है ना, कैसे उनका क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट देखते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा जीवन समन्वय का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जीवन समन्वय का सिद्धांत, ठीक है। समन्वय मतलब होता है जीवन में यूज करना, जीवन में प्रयोग, जीवन के साथ उसका लिंक करना, है ना, लिंकिंग विथ लाइफ आप कह सकते हो। कि वह भाषा, देखो बच्चों, बच्चा उस भाषा को अधिक तरीके से सीख सकता है अगर उस भाषा का प्रयोग वो अपने वास्तविक जीवन में कर रहा हो। इनफैक्ट वास्तविक जीवन से में प्रयोग कर रहा है तो उसकी भाषा सीखने की स्पीड भी अच्छी होगी और वो अच्छे तरीके से भाषा को ग्रहण भी कर सकता है, ठीक है। तो जीवन से मतलब क्या होगा कि जो भी बच्चा सीखता है भाषा, उसको वो क्या करे, अपने वास्तविक जीवन से लिंक करे, है ना।
जीवन से प्रयोग, वास्तविक जीवन में क्या करे बच्चों, वो प्रयोग करे। अगर वो वास्तविक जीवन में प्रयोग कर पा रहा है तो बच्चे की भाषा सीखने में इंटरेस्ट भी लेगा और बच्चा भाषा को सही से ग्रहण भी करेगा और उसको समझ में भी आएगा। देखो बच्चे, जैसे हम बच्चों को स्कूल्स के अंदर बहुत सारे सिंबल्स के बारे में बताते हैं, जैसे अर्थ के बारे में, कलरफुल चीज़ों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में। तो अगर उसको हम किताबों के ज्ञान देते हैं, उन शब्दों के बारे में ज्ञान देते हैं, तो उसी शब्दों को बच्चा वास्तविक जीवन में देख पाता है कि हाँ, हाथी बताया गया था तो हाथी ऐसा दिखता है, शेर बताया गया तो शेर ऐसा दिखता है। तो जब वो बच्चा अपने ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ पा रहा है तो उसकी सीखने की गति भी अच्छी होगी और बच्चा अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ के भी सीख सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन के साथ क्या हो बच्चों, उसका एक समन्वय होना चाहिए। ठीक है, चलिए नंबर 7 देखते हैं। उसके बाद है बच्चों अनुकरण हो गया, सिद्धांत हो गया, प्रणाली हो गई, अभ्यास हो गया, विभिन्नताएं हो गई, जीवन समन्वय हो गया आपका। एंड देन अब आता है अगला शुद्धता का सिद्धांत। शुद्धता का सिद्धांत यानी कि देखो बच्चों, भाषा बच्चे की हम कोशिश ये करते हैं, इनफैक्ट भाषा जो शिक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि बच्चा शुद्ध रूप से भाषाओं को प्रयोग करे या शुद्ध रूप से भाषाओं को समझे और उसका प्रयोग करे। अगर वो शुद्ध रूप से भाषाएं समझ नहीं पा रहा है या सीख नहीं पा रहा है या उसको बता नहीं पा रहा है तो फिर हम नहीं समझ सकते या अब हम ये कह सकते हैं कि भाषा बच्चों में भाषा विकास नहीं हुआ है। तो जो भी बच्चे शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करें, वर्तनी आपको पता ही है क्या होता है, जैसे प्रोनाउंसिएशन को हम कहते हैं कि शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करें, है ना। ठीक है, उसके बाद उसके में किसी प्रकार की जो गलतियां होती हैं एरर्स ना हो, है ना, गलतियों को समझे बच्चा, मात्राएं होती हैं, बिंदुआ चंद्र बिंदु वगैरह जो होता है उसकी सही रूप से जानकारी बच्चे को होना चाहिए। तो शुद्ध रूप से भाषा को बोलने और समझने के लिए वो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और ये बेसिकली टीचर्स जितना शुद्ध बोलते हैं आपको बताइए बच्चों, बच्चे भी उतना ही ज़्यादा उसको समझ सकते हैं। अगर टीचर ही गलत तरीके से उसको वर्तनी उसकी अच्छी नहीं है या बच्चा से टीचर सही से उसको बता नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है, तो बच्चे भी उस चीज़ को वैसे ही इमिटेट करेंगे। आपको पता है बच्चे इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो शुद्ध तरीके से हम भाषा को बोलेंगे तो बच्चा शुद्ध तरीके से बच्चे को क्या करेगा, समझेगा और ग्रहण करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नंबर 8 पॉइंट। अगला है जो है जिसको हम कहते हैं रुचि का सिद्धांत। ठीक है, जितना बच्चा रुचि लेगा, इनफैक्ट जितना रुचि से आप पढ़ाओगे, जितने तरीके से आप देखो, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसमें हम विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप को प्रयोग करें, एक्टिविटीज़ का यूज़ करें। जितना आप एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं बच्चे उतना ही आपकी टीचिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ही वो क्या करेंगे, आपका सीखेंगे। ठीक है, तो जितना रुचि बच्चे में पैदा होता है, जितना अच्छे रुचि से आप उसको पढ़ाते हो, बच्चा उतना ही भाषा को सीखता समझता है। और नंबर 9 है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि अधिगम के पीछे अभिप्रेरणा का हाथ होता है ना। जितना अच्छा आप जितना आप आज सीखने के लिए तैयार होते हैं, जितना आप सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं, आपकी अधिगम उतनी अच्छी डेवलप होती है। तो याद रखना, सीखने की प्रक्रिया में जब आप भाषा को सीख रहे होते हैं तो मोटिवेशन का अपना ही बहुत बड़ा क्या होता है, रोल। मोटिवेशन का अपना ही क्या बहुत बड़ा क्या होता है बच्चों, एक स्थान होता है, एक जगह होता है। ठीक है बच्चों, तो अभिप्रेरणा जितनी ज़्यादा बच्चे में होती है, जितना बच्चे को मोटिवेट करते हो, रीइंफोर्स करते हो, पुनर्बलन देते हो, बच्चे में उतना ही सीखने और समझने की योग्यता डेवलप होती है। ठीक है, चलिए नंबर 10 देखते हैं। लास्ट पॉइंट है ये हमारा, वो है आपका शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, है ना। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, जितना शिक्षण सूत्र यूज करेंगे, आपने सुना होगा कि सूत्र होते हैं ना, कुछ फॉर्मूला या कुछ टेक्निक यूज करते हैं हम। जैसे बच्चों को हम सिखाते नहीं है ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, कि बच्चे को पहले सिंपल बताओ, फिर बच्चे को वो बताओ, उसके बाद एक होता है आपका सरल से कठिन। ज्ञात से अज्ञात होता है कि पहले जानता है वो बताओ, जो फिर नहीं जानता है वो बताओ, है ना। सरल से कैसी होनी चाहिए, कठिन की ओर, है ना। या आप क्या कह सकते हो, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। मूर्त मूर्तल जो बच्चे को दिखता है, अमूर्त जो बच्चे को नहीं दिखता है। तो बच्चा जब अगर हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे में भाषा को बच्चा सरल तरीके से, या आप ये कह सकते हो कि सहज तरीके से भाषा को ग्रहण कर पाता है और भाषा को नियमों को सामान्यीकृत करना शुरू कर देता है। सामान्यीकृत मतलब होता है कि सामान्य तरीके से उसको समझना और आत्मसात करना शुरू कर देता है। तो शिक्षण सूत्र जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे, आपकी भाषा उतनी अच्छी डेवलप होगी। ठीक है, तो ये था बच्चों भाषागत सिद्धांत
भाषाई सिद्धांत था बच्चों। इस पे क्वेश्चन एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन सभी को आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। इन पे बेस काफ़ी क्वेश्चन आप सीटेट एग्जाम्स के अंदर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका भाषा सिद्धांत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इतना तैयारी कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।